आज हम लोग परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के पार्ट 3 में आ गए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और नेट वगैरह बहुत एग्ज़ाम हैं और अन्य एग्ज़ाम्स हैं, पीएटी से है ना, उसके लिए भी ये यूज़फुल है। तो और आप ध्यान से देखिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अबोव का नियम और हुंड का नियम। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग आए थे किसमें, क्वांटम संख्या में आए थे, है ना। क्वांटम संख्या बताने के बाद ही सबको बताया जा सकता है। तो हमारे जो टॉपिक जो हम लोग आए थे वो है क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या है, इसी को समझना है। और क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इसी को अगर समझ गए तो ये जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वांटम संख्या में। चलिए, तो आज कंप्लीटली आप क्लियर कर लेंगे क्वांटम संख्याएं क्या हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं, है ना। तो क्लियर करिए कि किसी परमाणु में कई कक्षक होते हैं। हम लोग देखते हैं ये परमाणु, ठीक है, हम लोग छोटे क्लास में क्या पढ़ते आए हैं भाई, हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि ये परमाणु है और परमाणु के मध्य भाग में होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होते हैं कक्षाएं। कक्षा बोलते हैं उसको, कक्षा, के कक्षक, एल कक्षक, एम कक्षक, कक्षा, एन कक्षा। ठीक है, कक्षक नहीं बोल रहा हूँ, कक्षा, कई कई कक्षक निकल जाती है, बात अलग है ना। तो कक्षा, तो के एल एम एन कक्षक है और इसमें और बहुत सारे कक्षक हम लोग बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं, कोष, के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको परिभाषा समझने के लिए ये एकदम ज़रूरी है ना। तो के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। ठीक है, इस कोष में बहुत सारे उपकोष होते हैं। ठीक है, जैसे कि के कोष में एस उपकोष होता है, एल में एस पी होता है, एम में एस पी डी होता है और एन में एस पी डी एफ होता है। इतने कोष होते हैं। ठीक है जी, इतने कोष होते हैं। और थोड़ा सा इसमें समझिए कि के में एस कोष, एल में एस पी कोष, सॉरी एस पी उपकोष, और एम में एस पी डी उपकोष, और के एल एम एन में एस पी डी एफ उपकोष। ये सब उपकोष हैं। तो आपको बता दूं कि एस कोष में एक कक्षक होते हैं, एक ही कक्षक होते हैं, एक डब्बा मतलब। और पी उपकोष में 3 डब्बा होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, और जो डी है उसमें 5 डब्बा होता है, अर्थात 5 कक्षक होते हैं। कक्षक बोल सकते हैं, ये 3, ये तो 5, पी में का 5, सॉरी डी में 5, और एफ में 7 खंड होते हैं। मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटाइए, 7 खंड होते हैं एफ में, मतलब इसमें 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं एस कक्षक भी बोलते हैं हम लोग, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, ऐसे कक्षक बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर जो और होता है उसको कक्षक बोलते हैं हम लोग। एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक, एफ उपकोष में 7 कक्षक। अब ये 1 3 5 ये 7 ये क्या दर्शाता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या जब पढ़ेंगे तब। क्लियर हो गई, ये तो क्लियर हो गई ना अपने बात। ये हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, ये आपको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं। किसी परमाणु में कई कक्षक हो संभव है। इन कक्षकों को संख्याओं के समुच्चय से नामांकित किया जाता है। जो कक्षक होते हैं, यहाँ पर कक्षा है, कक्षा में कक्षक होते हैं। ठीक है, ये उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं। तो किसी परमाणु में कई कक्षक संभव है और इन कक्षकों को संख्याओं के समुच्चय से नामांकित किया जाता है। मतलब ये जो कक्षक है उस कक्षक में संख्या के समुच्चय, ठीक है, समुच्चय मतलब क्या होता है कि एक निश्चित क्रम, मतलब कहा जाए कि के कक्षक है, एल कक्षक है, के कक्षा है, एल कक्षा है, एम कक्षा है, एन कक्षा है। इस कक्षा में बहुत सारे कक्षक है, तो उस कक्षक को संख्याओं के माध्यम से, ठीक है, हम लोग नामांकित करेंगे। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों को हम लोग नामांकित करेंगे। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव है, इन कक्षकों को संख्याओं के समुच्चय से नामांकित किया जाता है
है ना, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। इन्हीं क्वांटम संख्या के माध्यम से जो कक्षक है उसमें जो भी क्रिया होगी या जो भी संख्या होगी उसको नामांकित किया जाएगा। किसके माध्यम से? क्वांटम संख्या के माध्यम से। जैसे कि हमको ऊर्जा का नामांकन करना है, कौन से कक्षक में कितना ऊर्जा है, क्या है, ठीक है, तो क्वांटम संख्या के माध्यम से नामांकित करेंगे। किसी कक्षक में अभिविन्यास कैसे होती है, उसमें आकृति कैसे होती है, उस सब का निर्धारण कौन करेगा? क्वांटम संख्या करेगा। तो किसी परमाणु में कई कक्षक संभव है, इन कक्षकों को संख्याओं के समुच्चय से नामांकित किया जाता है, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। कक्षक के ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, 3 क्वांटम संख्याएं की आवश्यकता होती हैं। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, ये तीनों क्वांटम संख्या आवश्यक है ना। लेकिन इन क्वांटम संख्या के अलावा एक और क्वांटम शक्ति होती है, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के चक्रण मतलब 2 तरीके से होता है। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब छोटे 9वीं क्लास से, कि ये नाभिक की चारों ओर कक्षा होता है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्रण करता रहता है, घूमते रहता है। तो भाई ये बता दूं कि घूमते रहता है, वो क्लियर तो हो गई है, वामावर्त दक्षिणावर्त, है ना, इधर से जाता है तो वामावर्त, इधर जाता है दक्षिणावर्त, चल ठीक है। लेकिन वह अपने अक्ष पर और घूमते रहती है, उसी को समझना है अपने को, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन है उसकी चक्रण का निर्धारण कौन करता है? चक्रण क्वांटम संख्या करता है। तो क्वांटम संख्या का परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, किसको क्वांटम संख्या कहते हैं, यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा, है ना। तो ये नॉर्मल हम लोग परिभाषा के माध्यम से दे रहे थे, लेकिन इसको केवल डिटेल्स ग्रुप में लिख सकते हैं आप, है ना। अब मैं एकदम फिक्स वाला आपको परिभाषा दे रहा हूँ। ये नॉर्मल परिभाषा है, किसी परमाणु की कक्षक में इन कक्षकों को संख्याओं के समुच्चय से नामांकित किया जाता है, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब इसको आप डिटेल करेंगे तो सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर परिभाषा ये लिखेंगे कि वे संख्याएँ जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है और परमाणु में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर रहता है ना इलेक्ट्रॉन कक्षक में। तो वे संख्याएं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्थात उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। इसको आप लोग शुरू में लिखेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा प्रभावकारी होगा, है ना। या तो ऐसे टाइप से लिखेंगे कि इस डिटेल्स के बाद ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से दिखे, जो सामने जो चेक करने वाला है उसको अच्छी तरह से दिखना चाहिए। इसको इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिएगा, है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि जिसका फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन जानते हैं आप लोग, है ना, जो पहले दिखेगा वही इसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक। क्लियर हो गई है। क्वांटम संख्या है वे संख्या है जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्थात उसकी ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्लियर हो गई, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या क्वांटम संख्या मैंने बता दी है। मुख्य, दिगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको द्वि पढ़ देता हूँ मैं, दिगंशी है वो, ठीक है, दिगंशी, या हम लोग अज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या में। मुख्य क्वांटम संख्या में देखिए, इस क्वांटम संख्या को बोहर द्वारा दिया गया था। बोहर-बरी ऐसे नाम आता है ना, ठीक है, बोर-बरी बोलते हैं उसको। तो इस क्वांटम संख्या को बोहर द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर करिए, मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। चलिए, आपको बता देता हूँ कि ये नाभिक है और नाभिक के बीच वाला, और ये कक्षक है, के कक्षा, के एल, एम और एन, पूरा सब कक्षा को नहीं बना रहा हूँ मैं। और इसी कक्षक को हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। मतलब एक्चुअली हम लोग इसको कह सकते हैं कोश, ठीक। अब मुख्य ऊर्जा स्तर है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर, क्लियर हो गई बात। और इसके अंदर होता है और एस, जिसको बोलते हैं उपकोश या उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। हर बात को क्लियर करिएगा, समझ आ रही है। जैसे कि एल को हम लोग क्या बोलेंगे? कोश, और उसको क्या बोलेंगे? मुख्य ऊर्जा स्तर, ऐसे, है ना। और इसके अंदर का 2 और
उपकोष आएंगे एस और पी, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे उपकोष, और उपकोष में होती है कक्षक, ठीक है ना जी। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। तो इस क्वांटम संख्या की बहुत डाला दिया गया था मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य ऊर्जा कोष, ये मुख्य ऊर्जा कोष है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एन से, मुख्य ऊर्जा कोष को, ठीक है। मुख्य ऊर्जा कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। मतलब के बराबर ये पहला कक्षक, कक्षा के एल बराबर ये दूसरा कक्षा, एम बराबर ये तीसरा कक्षा, और एन बराबर ये चौथा कक्षा, ठीक है। कक्षा, कोष, मुख्य ऊर्जा स्तर, मतलब यही किसको दर्शाता है, मुख्य ऊर्जा कोष को दर्शाता है। मतलब ये के है, उसको के का मान कितना है, एन का मान कितना है बोलेंगे, 1 है बोलेंगे पहले मुख्य ऊर्जा स्तर में। दूसरे मुख्य स्तर में क्या बोलेंगे, एल का मान कितना है, 2 है, मतलब एन का मान कितना है, 2 है। तीसरा में जाएंगे एम में, तो एन का मान कितना है, 3 है। चौथा में जाएंगे तो एन का मान कितना है, एन का मान 4 है। क्लियर हो गई। तो यही मुख्य क्वांटम संख्या है। इस जो परमाणु, उसके परमाणु में जो मुख्य ऊर्जा कोष है उसको दर्शाता है कौन, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। मतलब एन के मान को दर्शाता है। यदि के लिए यूज़ करते हैं तो एन का मान 1 हो जाएगा, एल के लिए यूज़ करते हैं तो एन का मान 2 हो जाएगा, एम के लिए यूज़ करते हैं तो एम का मान 3 हो जाएगा, ठीक है, एन का मान 3 हो जाएगा, और एन के लिए यूज़ करते हैं तो एन का ही मान 4 हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगी कि मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ शुरू करिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा कोष या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा जानकारी देख देते हैं कि यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉनों की किसको, ऊर्जा को निर्धारित करती है मुख्य क्वांटम संख्या, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की किसको, ऊर्जा को निर्धारित करती है ना। एन का मान से मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष का ज्ञान होता है, ये तो मैंने पहले बता दिया परिभाषा में। अब यहाँ पर लिख दो आप मुख्य क्वांटम संख्या की विवरण, पहला विवरण देखें कि एन के मान से मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष का ज्ञान होता है। मुख्य ऊर्जा स्तर मैंने बताया ना, कोष को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य स्तर, ऊर्जा स्तर, तो इसका ज्ञान होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है। मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, घूमता रहता है। इन कोषों को KLMN कोष कहते हैं। मतलब क्या बोला जाए कि इस कोष के बारे में जानते हैं, और इस कोष का मान जानते हैं किसके माध्यम से, एन के माध्यम से। तो कैसे जानते हैं, देखिए मैंने अभी बता दिया था सबसे पहले कि n बराबर 1 बराबर के कक्षक, यदि के कक्षक के लिए करेंगे तो n बराबर 1 हो जाएगा, एल कक्षक के लिए n बराबर 2, एम कक्षक के लिए, कक्षा के लिए, ये मैं कक्षक बोल देता हूँ बार बार, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि मेरे माइंड में कक्षक ज़्यादा फिरता है, तो ये के को मैं कक्षा बोल रहा हूँ, कक्षा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कक्ष ऑर्बिट, और कक्षक मतलब ऑर्बिटल। तो ये के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा। तो ये पहला विवरण हो गया कि एन के मान से मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष का ज्ञान होता है। एन का मान 1 है तो हम लोग को मुख्य कोष का मान, मुख्य कोष पता चल जाएगा कौन सा कोष है, के कोष है। इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है। इन कोषों को के एलिमेंट कोष कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि दूसरा पॉइंट ना, मुख्य क्वांटम संख्या n से इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी प्रकट होती है। अब इन्हीं क्वांटम संख्या के माध्यम से, ठीक है, यह विशेषता, ऐसे ये पॉइंट ऐसा बन सकता है कि n अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या की विशेषताएं बताइए, या मुख्य क्वांटम संख्या से जानकारियाँ प्राप्त, निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती है, या कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए दूसरा, मुख्य क्वांटम संख्या n से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर होता है नाभिक, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात होती है किसके माध्यम से, n क्वांटम संख्या के माध्यम से। n के मान से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य परमाणुओं की ऊर्जा का निर्धारण होता है। ऊर्जा का निर्धारण होता है, मैं शुरू में बताया था, ठीक है, ऊर्जा का निर्धारण करता है करके, ठीक, यहाँ पर बताया था आपको। क्लियर हो गया तीसरा। अब चौथा में चलते हैं हम लोग। ये क्वांटम संख्या बहुत ही कठिन लगता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए और बार बार रिपीट करके सुनिए उसको। किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञात होता है मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से। किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब बताओ ही कैसे ज्ञात हो जाएगा, देखते हैं फिर, है ना।
चलिए, ये हमारे पास के कक्षा एल कक्षा, इसके साथ आगे और नहीं बना रहा हूँ, के एल एम, और ये एन कक्षा। अब इस कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से, एन के माध्यम से। चलिए आप लोग चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञात होता है किसके माध्यम से, मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से। किसी कोषों में, कोष मतलब कक्षा मतलब ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान होता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, देखिए 2n²। 2n² है, इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा, इसको बार बार से बनाकर नहीं दिखाऊंगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से आप लोग देखिए कि किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है, देखिए 2n² हमारे पास एक सूत्र है। चलिए हम लोग के कक्षा के लिए आते हैं। के कक्षा के लिए के बराबर एन का मान कितना बताया था मैंने, एन का मान बताया था 1। तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 2n² से। तो 2 और एन का मान कितना है, 1 और 1 का वर्ग, मतलब कितना, 2। मतलब हमारे पास जो के कक्षा है उस के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, दूसरा हम लोग निकालते हैं एल कक्षा के लिए। एल और एल कक्षा के लिए एन का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 गुणित एन का मान कितना है, 2 और ये वर्ग, और 2 दूने 4 और 4 दूने 8। मतलब एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी। तीसरा हम निकालते हैं एम के लिए। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3 और 2 गुणित 3 का वर्ग, तो 3 त्रिक 9 और 9 दूने 18। मतलब एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह एन के लिए निकालेंगे, एन के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 4 का वर्ग, क्योंकि एन का मान यहाँ पर 4 रहेगा। तो 4 16 और 16 दूने 32। तो एन कक्षा के लिए 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक क्लियर हो गई आपको, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, रिपीट करके सुनिएगा, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा नंबर में चलते हैं हम लोग, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को समझने के लिए आपको क्लियर वो समझ जाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं के कक्षा में कितने उपकोष होते हैं। मैंने बता रखी है आपको, के कक्षा में, ठीक है, एक उपकोष होता है। एल कक्षा में, कक्षा मतलब कोष में, एस और पी 2 है ना, और एम में एस पी डी 3 उपकोष होते हैं, और एन में एस पी टी एफ 4 उपकोष होते हैं। ये सब, ये कक्षा मतलब कोष, ये उपकोष, याद रखिएगा, है ना। ये क्लियर हो गया आपको। और इस एस को उपकोष में कितने कक्षक होते हैं वो मैंने बता रखी है, आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तब क्लियर होगा, है ना। चलिए फिर चलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो एक ही कोष में, एक कोष है हमारे पास, ठीक है, एक ही कोष में कई उपकोष या उप ऊर्जा स्तर उपस्थित होता है। अभी मैंने बताया, देखिए के में तो एक ही उपकोष है, लेकिन एल में देखो, एल में 2 उपकोष है, एम में 3 उपकोष है ना। तो एक ही कोष में कई उपकोष या उप ऊर्जा स्तर होते हैं। इन उपकोष को अभिव्यक्त करने हेतु द्विगंशी क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। इस उपकोष को व्यक्त करने के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की आवश्यकता थी। इसे एल से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गई आपको, है ना। लेकिन परिभाषा क्लियर करने से कुछ नहीं होता है, आपको समझना जरूरी आगे, है ना। इसे एल से व्यक्त करते हैं। हम लोग ये समझ गए जो कक्षा है अर्थात कोष है, उस कोष में उपकोष है, उसी को दर्शाता है कौन, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये तो क्लियर हो गई आपको, है ना। लेकिन कैसा, देखिए इसे एल से व्यक्त करते हैं, ये तो क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा, क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मैं बताया किसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से, याद रखिएगा, ठीक है, छोटा एन से। हाँ, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब लोग हम चलते हैं ना,
एन के मानों से प्राप्त सूचनाएं। चलिए तो पहला विवरण देखते हैं इसमें, है ना। पहला पॉइंट डालिए कि एल के मान एन पर निर्भर करते हैं। सीधी सी बात, नो टैक्स नो बकवास, ठीक है। सीधी सी बात कि एल का मान है वो एन पर निर्भर करता है। अब एन कौन है भाई? एन है, एन से किसका नाम आता है? किसी का नहीं आता, ठीक है। तो एन कौन है? एन है मुख्य क्वांटम संख्या, जो भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये बताया जा रहा है कि एल का मान है वो एन पर निर्भर, कैसे निर्भर करता है? एन के मान, एन के किसी मान के लिए एल का मान, किसके लिए? एन के लिए किसी, एन के किसी मान के लिए, किसके? एन के किसी मान के लिए एल का मान, देखिए किसके मान के लिए किसका मान? एन जो मुख्य क्वांटम संख्या है, और उस एन के किसी मान के लिए, एन का कोई भी मान, ये देखिए इस मान के लिए एन का मान 1, एन का मान 2, एन का मान 3, एन का मान 4, ऐसे इसके मान के लिए एल का मान होता है। वर्ड समझना, एन के मान के लिए किसका मान होता है? एल का मान। तो एन का मान 1 है, तो यदि एन का मान 1 है तो एन का मान 1 होने के कारण एल का मान कितना होगा, ये हमको समझना है अभी, ठीक है। तो इसे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। एल के मान के लिए पहला नंबर का पॉइंट डालिए कि एल के मान एन पर निर्भर करती है। एन के किसी मान के लिए, एन के किसी मान के लिए एल का मान 0 से n-1 तक हो सकता है। एल का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से n-1 तक हो सकता है। ये 0 भी हो सकता है। अब ये आप लोग क्लियर कर लीजिए कि n-1 का मतलब क्या होता है। n-1 मतलब क्या हो रहा है कि यदि n की जगह हम लोग 1 रखते हैं, n के जगह हम लोग क्या रखते हैं? 1, यहाँ पर 1 दिया है ना, तो n की जगह हम लोग 1 रखते हैं, 1 - 1 मतलब 0। यदि दूसरे कक्षा के लिए करते हैं, n का मान अगर दूसरे कक्षा में 2 होता है तो n का मान कितना लिखेंगे? 2 - 1, यहाँ पर 2 है तो जी, यहाँ पर 1, एल का मान कितना आ जाएगा? 1। यदि तीसरे कक्षा के लिए करेंगे तो 3 लिखेंगे, 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना है कि n बराबर 1 कौन से कोस? के कोस। n बराबर 2 एल कोस, n बराबर 3 एम कोस, और n बराबर 4 एन कोस। ये तो हम लोग जानते हैं। अब कि n के मान के लिए, n के किसी मान के लिए, n के मान कितना है? 1, उसके लिए l का मान, l का मान कितना हो सकता है? तो पहला नंबर में 1 है, तो अगर n का मान 1 है तो 1 - 1 मतलब कितना होगा? 0, तो l का मान 0। यदि n का मान 1 है किसी, है ना, कक्षा में n का मान 1 है, ठीक है, तो l का मान हो जाएगा 0। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, l का मान क्या हो जाएगा? 0। यदि n का मान 2 है, 2 है तो क्या है? 2 - 1 n-1 है ना, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 - 1 तो कितना हो जाएगा? 1। तो l का मान कितना हो जाएगा भाई? हाँ, l का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। क्लियर हो रही बात मेरी? नहीं हो रही तो ध्यान से सुनिए और एक बार, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर करें तभी आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। हाँ चलिए तीसरा चलते हैं हम लोग। n का मान 3, तो n का मान 3 डालते हैं यहाँ पर, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा? 2। तो l का मान कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और n बराबर 4, तो n के अगर 4 रखेंगे तो 4 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग इसको दर्शाएंगे कैसे? डायरेक्टली l का मान 0 ऐसा नहीं, l का मान है वहाँ, ठीक है, 0 से n-1 तक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप देखें, इसको हम लोग देखें हम लोग कैसे दर्शाएंगे इसको। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, n का मान अगर 1 है तो l का मान 0। चलिए ठीक, अब इसमें दर्शाएंगे हम। मैंने बताया है कि आपको कि k कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो k कोष में एक s उपकोष होता है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? s कैसे दर्शाएंगे? तो l का मान केवल 0 दर्शाएंगे, क्योंकि केवल एक ही कक्षक है, एक ही कक्षक है। ध्यान समझना, इसको रिपीट करूँगा एक बार और। दूसरा, अगर n का मान 2 है तो l का मान 1 है। तो यहाँ पर बताया गया स्पष्ट 0 से यहाँ तक हो सकता है। n-1 का जो मान आएगा, ये n-1 का मान है ये, ठीक है। तो n-1 का मान तक हो सकता है 0 से ना, तो क्या हो सकता है इसका मान? अगर दूसरा कक्षा में है हम लोग, जिसका मान n का मान 2 है, उस स्थिति में l का मान कितना? तो l का मान हमने 1 निकाला है n-1 से, तो और कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 0 से 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर s और p
दो उपकोष होते हैं, एल कक्षक में दो उपकोष होते हैं। बात क्लियर करिए ध्यान सुन के, है ना। अब तीसरा हम चलते हैं। एल का मान हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है, n-1 जी, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितने हैं, n के मान कितने हैं, 3 मान हैं। तो यहाँ पर लिखा है n के किसी मान के लिए l के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखे हैं, 2 लिखे हैं क्या, तो 2 लिखे हैं, ठीक है। तो 2 लिखे हैं। उस स्थिति में यहाँ पर 3 लिखे हैं ना हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर 2 आया है मान, हमारे पास कितना आया है, 2। यहाँ पर 1 आया, तो 1 लास्ट टर्म आया ना, यहाँ पर आया नहीं जी, ठीक। अब हमको पता है कि m कोष में 3 s p d 3 उपकोष होते हैं। इस स्थिति हम लोग 2 को कैसे कहेंगे, पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। क्लियर रही बात मेरी। यहाँ पर ओनली 0, यहाँ पर 0 1, क्योंकि 0 से n-1 तक हो सकता है, 0 से 1 यहाँ तक, क्योंकि इसका मान 1 आया, n-1 का मान 1 आया ना, यहाँ पर n-1 का मान 2 आया, तो 0 1 2 3, क्योंकि SPD होता है। तीसरा चलते हैं, इसको 3 है तो यहाँ पर 3 लाना है अपने को, तो 0 1 2 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n कक्षा में SPDF 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो 0 1 2 3 ये समझना है आपको, ये लिखना है आपको। क्लियर हो गई, एक बार रिपीट करके सुनिए उसको। चलिए दूसरा विवरण में चलते हैं हम लोग। पहला विवरण तो क्लियर हो गई है ना, दूसरा विवरण चलते हैं। n के मानों से कोष के अंदर उपकोष के आकार व्यक्त होता है। देखिए कोष और उपकोष को बार बता रहा हूँ मैं, कोष होता है, कोष के अंदर में उपकोष होता है। तो l के मानों से कोष के अंदर उपकोष के आकार व्यक्त होता है। l का प्रत्येक मान एक निश्चित आकार को व्यक्त करता है। जैसे कि l का मान 0 है, मान लो जाए एक का मान कितना है, 0 है, तो वहाँ पर जो कोष है उस उपकोष में जो आकार है वो है वृत्ताकार है। मतलब जो SPDF ये 4 उपकोष होते हैं, 4 क्या होते हैं, उपकोष। इन्हीं 4 उपकोष का आकार है वो l के मान पर निर्भर होता है। जैसे कि यदि l का मान 0 है, l का मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो उस स्थिति में वो जो कक्षक है, सॉरी हाँ उपकोष है, वो जो उपकोष है वो क्या, कौन सा आकार का रहेगा, वृत्ताकार का रहेगा, गोल रहेगा। और l का मान 0 कौन से उपकोष में होता है भाई, S उपकोष में होता है, S उपकोष में होता है। तो S उपकोष का मान 0, ठीक है। चलिए उसी तरह l का मान यदि 1 है, तो l का मान 1 है, तब बताइए मुझे, अगर l का मान 0 है तो वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार मतलब गोल। इस उपकक्षक का आकार क्या रहेगा, गोल। यदि l का मान 1 है तो डमरू के समान। तो l का मान 1 किस में होता है, P उपकोष में होता है। तो P उपकोष में क्या होगा, जो उपकोष है, P उपकोष है, वो कौन से आकार का रहेगा, डमरू के आकार का रहेगा। कौन से आकार का रहेगा, डमरू के आकार का रहेगा। यदि l का मान 2 है तो l का मान 2 किस में आता है भाई, T में आता है ना। एक्चुअली में D के लिए होता है ना, यहाँ पर एक्चुअली में D का मान नहीं है, ये किसका मान है, L का मान है ना। तो उस स्थिति में दोहरा डमरू के समान होता है। मतलब दोहरा डमरू मतलब ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ये L के मान से ये सब निर्धारित होती है ना। और तीसरा और लिख सकते हैं हम, है ना। L के मान से, तीसरा आप लोग यहाँ पर और डाल लीजिएगा, तीसरा पॉइंट करके, कि L के मान से विभिन्न उपकोष की कुल तुलनात्मक ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। जैसे कितने कितना ऊर्जा है, जैसे कि S में ज़्यादा कम है P से, P में कम है D से, और D में कम है F से। ये तीसरा पॉइंट डाल लीजिएगा, किसमें, द्विगंशी क्वांटम संख्या में। ये 2 क्वांटम संख्या कंप्लीट हो गई। चलिए तीसरा हम लोग चलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो इसके लिए फिर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि
ये नाभिक होता है, नाभिक में कक्षा होती है, कक्षा को हम लोग बोलते हैं कोश, और उस कक्षक में होता है उपकोश। उपकोश कितने प्रकार के होते हैं? एस, पी, डी, एफ। और उपकोश को अलग अलग भागों में बांटते हैं। उसी तरह उपकोश में क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक। अब देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोश में उपस्थित कक्षकों तथा अभिविन्यास की संख्या को व्यक्त करते हैं। उस कक्षक और उस कक्षक का जो अभिविन्यास, विन्यास मतलब वो किस तरह से वितरित है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोश में उपस्थित कक्षकों तथा अभिविन्यास की संख्या को व्यक्त करता है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। m के मान l पर निर्भर करता है। m का मान देखिए हम लोग जब l का मान पढ़ रहे थे तो l का मान है वो n के मान अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती थी। ठीक है, l का मान है वो n के मान पर निर्भर करती थी। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l बराबर दिगंशी क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो m का मान है, m मतलब क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो m मतलब m से किसका नाम आता है? हाँ, अपनी मेघा है ना। ओके, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोश में उपस्थित कक्षकों तथा अभिविन्यास की संख्या को व्यक्त करता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान l पर निर्भर करता है, मतलब l का मान है वो n पर निर्भर करता है। उसी तरह m का मान है l पर निर्भर करता है, एक दूसरे से परे। m का मान l पर निर्भर करता है, l का मान n पर निर्भर करता है, ठीक। और n का मान मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितना बताऊंगा इसको। चलिए, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोश में उपस्थित कक्षकों तथा अभिविन्यास की संख्या को व्यक्त करता है। इससे m से प्रदर्शित करते हैं। m के मान l पर निर्भर करता है। l के किसी मान के लिए, किसके? l के किसी मान के लिए m के कुल मान माइनस l से प्लस l तक हो सकते हैं। उसमें मैं बताया था कि n के किसी मान के लिए l का मान, इसी तरह सेम इसमें बोला जा रहा है कि l के किसी मान के लिए m के कुल मान माइनस l से माइनस प्लस l तक हो सकते हैं। मतलब ये जो l का मान है यहाँ पर जो दिया गया है हम लोग निकाल चुके हैं ना, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग m का मान निर्धारित करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि यदि l का मान 0 है, और कौन से उपकोश के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको? s उपकोश के लिए, ठीक है। p के लिए मैंने बताया था, पर ऊपर में बताया था कि s के लिए 0 रहेगा तो s उपकोश, यहाँ पर l बराबर 1 है तो p उपकोश, और d है तो 2 है तो d उपकोश, और 3 है तो f उपकोश, ठीक है। चलिए, तो m के मान के लिए कैसा एक सूत्र रहेगा? 2l+1 मान, किसके मान के लिए? m के मान के लिए। अब m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है ना। तो देखिए 2l+1, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं इनटू l का मान पहले n कक्षक के लिए, सॉरी k कक्षक के लिए l का मान 0 है, और n का मान कितना होता है आपको बता दिया हूँ। n का मान 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो l का मान 0, तो 2l है तो 2 गुने 0, 2 इंटू 0 जी प्लस 1 तो 1 ही लिखना है, इसको बदलना नहीं है भाई। हाँ, तो इसका मान कितना लिख लिया? 1 निकल गया, 1 का मान, ठीक। दूसरा देखते हैं l कक्षा के लिए, p उपकोश के लिए, तो 2 इंटू 1, क्योंकि l का मान कितना है? 1 है, ठीक है, प्लस 1, और 2 एकम 2 एक के साथ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 3। तीसरा निकालते हैं 2 इंटू l का मान 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 2 इंटू l का मान 3, 3 दूनी 6, और 6 कितना होता है? 6 अगर कितना होता है? 7। तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, क्या बताया था आपको? ध्यान समझ आएगा फिर एक बार, है ना। क्लियर कर देते हैं उस बात को, और एक यहाँ पर बना देते हैं। और ये D कक्षक के लिए कितने खंड होते हैं बोला था मैंने? 7 खंड होते हैं। आया 7? आया ना। D के लिए कितना खंड होते हैं बोला था मैंने? 5।
आया 5। पी के लिए 3 कक्षक होते हैं, डी में 7 कक्षक होते हैं, यही हमारा मेन कक्षक है। और डी में 5 कक्षक होते हैं, पी में 3 कक्षक होते हैं और एस में केवल 1 कक्षक होते हैं। अब इसको अब याद करिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही हम लोग सूत्र बनाएंगे 1s², 2s², 2p6, ऐसे तो याद करना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष में, हाँ ओके, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, है ना, एक्स्ट्रा 100 रुपये के लिए। तो ये एक डब्बा है, इस एक डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे वामावर्त और दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस पर कितने डब्बा है? डी कक्षक में 7 डब्बा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ करते हैं, एस पी डी एफ इतने उपकोष हैं, तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में कितने आ सकते हैं? पी में 3 डब्बा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, यहाँ पर 3 लिख दिया था मैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने डब्बा है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 डब्बा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और एफ में कितने डब्बे हैं भाई? 7 डब्बे हैं। ये डब्बा पर मतलब क्या है? कक्षक है वही, है ना, मतलब इसमें 7 में 14। तो ये याद रखिएगा आप कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, और एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन। ये सब आपका आगे नॉलेज के लिए यूज़ होगा और काम में आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर लिए हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चल नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या, स्पाइन क्वांटम नंबर। इतना क्वांटम संख्या सब वैज्ञानिकों ने बना दी है और बच्चे लोग टेंशन में आ जाते हैं, है ना, हम तो नहीं आते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर चक्रण को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में और बताया था कि ये नाभिक है, नाभिक की 4 कितने बार मैं कक्षक बनाऊंगा रे? ये नाभिक है, नाभिक में कक्षा होती है, कक्षा, और कक्षा के अंदर होती है कक्षक। तो हमको पता था बचपन से, है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर किसमें? कक्षा में घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, लेकिन क्लियर नहीं कर पाते हैं कोई बच्चे, केवल घूमता है, मतलब घूमता है, हमको क्या मतलब, है ना। तो आपको बता दूं कि 2 तरीका से घूमता है, एक तो वामावर्त भी घूमता है, एक दक्षिणावर्त भी घूमता है। चलिए, ये घूमना हो गया। अब जैसे कि ये अपने नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये तो क्लियर हो गई, लेकिन खुद अपने अक्ष पर और घूमता है, ऐसे वहीं पर खड़े खड़े घूमता है। ये वामावर्त दक्षिणावर्त हो सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि एक ये बीच में सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से चारों ओर घूमता है ना, सूर्य का घूमता है, बढ़िया, लेकिन पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर भी और घूमती है। इसी को ही दर्शाया जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। बट इस पृथ्वी को आप लोग समझ जाओ इलेक्ट्रॉन, और ये सूर्य को समझ जाओ आप नाभिक, ठीक। तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर घूर्णन को, चक्रण को प्रदर्शित करता है। इसे एस से व्यक्त करते हैं। एस के जो मान है, ठीक है, वहाँ यहाँ से लिखना, एस के मान्य मान, एस के 2 मान हैं, +1/2 या -1/2। ये 2 मान हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। यदि वह वामावर्त घूमता है, ऐसे वामावर्त घूमता है, वो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन है, अपने अक्ष पर घूमता है ना ऐसे, और नाभिक के चारों घूमते हैं वो अलग है, अपने अक्ष पर और घूमता है। तो अपने अक्ष पर घूमता है, तो यदि वो वामावर्त चक्रण में घूमता है तो उसको हम लोग लेंगे +1/2 वामावर्त में है तो, है ना। और यदि वहाँ दक्षिणावर्त में है, ऐसे घूमता है, इस तरह से घूमता है, तो उस स्थिति में हम लोग उसका मान कहेगा 1 - 1/2। इसको वामावर्त को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, दक्षिणावर्त को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गई? तो ये आपका क्वांटम संख्याएं ख़त्म हो गए। क्वांटम संख्या अच्छी तरह से क्लियर करिएगा, तब भी हम लोग पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्लियर कर पाएंगे, ठीक है जी।